अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द लेट नाइट शो विद बिलाल हुसैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारा मुल्क इसी तरह शाद व आबाद रहे। और इस दुआ है, इस जो बढ़ती गर्मी है, जो इतना टेम्परेचर हाई हो गया, उसमें अल्लाह पाक हमारे जो मेहनत कश लोग हैं उनको अल्लाह पाक सलामती अता फरमाए उनकी, और कुछ गर्मी में अल्लाह पाक नरमी अता फरमाए। बारिशों का सिलसिला अभी करीब ही है और महकमा मौसमियात का कहना है कि बहुत जल्द बारिशें होने वाली हैं यहाँ पे। अल्लाह पाक हमें बारिशों से नवाजे और इस गर्मी पे थोड़ा कुछ कम असर हो। आज के हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका तारुफ जितना किया जाए उतना कम है। आपका ताल्लुक सियासत से भी है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको शोबे से भी ताल्लुक़ रहा है एज एन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर। बहुत मज़ा आने वाला है उनसे गुफ्तगू करते। द वन एंड ओनली नसरुल्लाह खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। सर, कैसी रही जर्नी सियासत में आपकी? पहले मैं सियासत पे आऊँगा, उसके बाद हम शोबिज़ के भी बड़ी अच्छी बातें, मीठी बातें पूछेंगे आपसे। सियासत में कैसे आना हुआ? आपने पहला पूछा कि जर्नी कैसी रही, तो उस पर मेरे फौरी तौर पे जो जहन में आया, तो मैंने कहा कि इसका जवाब तो ये है कि मेरी सियासत में प्रैक्टिकली जो जर्नी है वो तो बहुत शॉर्ट पीरियड है। अच्छा। क्योंकि पीटीआई में जो मुझे ओहदा मिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इंसाफ लेबर विंग सिंध का, तो वो तो ज्यादा अरसा नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान के साथ जो मेरा एक ताल्लुक और रिश्ता है वो काफी पुराना इसलिए है कि जाहिर है इमरान खान का जो विजन है, इमरान खान के जो नजरियात हैं और जो उसकी सोच है, उससे मैं कुली तौर पर, जैसे पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक है ऐसे मैं भी एक मुत्तफिक हूँ। तो ये जो है मतलब ये कि एक अच्छा वो है, और मजा इसलिए आ रहा है कि कोई भी चीज जब स्ट्रगल के बाद हासिल होती है ना, मेहनत के बाद, तो उसकी कदर कुछ और होती है। और रेवोल्यूशन हमेशा जो है वो मेहनत से और स्ट्रगल से कुर्बानी दे के आता है। तो बस इस वक्त एक कोशिश की जा रही है कि सॉफ्ट रेवोल्यूशन आए पाकिस्तान के अंदर। तो मतलब खान साहब ही आपकी इंस्पायरेशन थी सियासत में आने की? सियासत में अच्छा, शोबिस के हवाले से बात होगी तो अगर आप उसमें पूछेंगे तो उसमें भी मैं समझे एक तरीके से एक्सीडेंटली आया। अच्छा। एक्सीडेंटली ये कि शौक तो था। इसी तरीके से सियासत में भी ये था कि मैं, चूंकि जब से ये इमरान खान का एक स्ट्रगल शुरू हुई और इमरान खान के ऊपर जो मुखालिफ कुव्वतें थी जब उस पर जमीन तंग करने की कोशिश की, तो उसमें यह था कि चूंकि मैं इमरान खान का हिमायती था, तो फिर जाहिर है सोशल मीडिया, आप जैसे नौजवानों ने जो एक मतलब ये कि बनाया, उस पे एक सोशल मीडिया पे जो ग्रुप्स बनाए और सोशल मीडिया पे एक वॉर शुरू हुई, तो हम जैसे लोग भी उसमें शामिल हो गए। तो उसमें यह था कि मेरे मैसेजेस मेरे जो है वो आते थे सोशल मीडिया पे, मैं वॉइस मैसेजेस करता था, और वॉइस मैसेजेस की वजह से मैं फिर ऊपर इसलिए आया कि उन ग्रुप्स में जाहिर है हर तरह के लोग थे। ऐसे लोग भी थे जो किंग मेकर्स भी थे, जो कि पॉलिसी मेकर्स भी थे। तो उनकी नजरों में मैं अपने वॉइस मैसेजेस की वजह से आया, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह राइटर भी हूं और मैंने जाहिर शोबीज में काम किया। तो जब एक पुराना एक्टर और राइटर होता है और फिर बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया होता है, तो उसको लिखत की और अल्फाज की अदायगी की कुछ ना कुछ लोगों से बेहतर वो होती है। तो इस बुनियाद के ऊपर जब मैं नजरों में आया, तो उससे ये हुआ कि मुझे फिर मुझसे कॉन्टेक्ट किया गया। फिर उन्होंने कहा कि आप इतना अच्छा बोलते हैं, आपके इतने अच्छे ख्यालात हैं, तो आप क्यों नहीं प्रैक्टिकली क्यों नहीं आ जाते? मैंने कहा ठीक है, ये तो एक जिहाद है, हम तो जिहाद समझ के कर रहे हैं। तो बस इस तरीके से। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, तो जैसे ही खान साहब आए और जो यूथ ने सपोर्ट किया उनको, तो सियासत का एक नज़रिया चेंज ही हो गया। लेकिन उससे पहले, उससे कबल तो सियासत को एक अलग नज़र से देखा जाता था। तो आपको किन ने सपोर्ट किया सियासत में जाने, या किन्हों ने मना किया? फैमिली मेम्बर कहते हैं कि भाई उन चीज़ों में ना जाएं, आप ना करें, या फिर कोई रुकावट? मौजूदा वक्त की बात कर रहे हैं ना। मौजूदा वक्त में ये है कि जाहिर है, देखें, मैं एक फैमिली है मेरी, मेरे बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, और वो जो है घबराते हैं कि जाहिर है, क्योंकि मैं पीआईए में सारी जिंदगी मैंने पीआईए में भी जॉब की है, मैं फ्लाइट सर्विसेज में था। तो 2016 में पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एक स्ट्राइक हुई थी, आपको थोड़ा बहुत याद होगा। तो वो स्ट्राइक प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो थी, वो तमाम यूनियंस और एसोसिएशंस जो पीआईए की थी, उसमें हमारी भी एक कैबिन क्रू एसोसिएशन थी, मैं उसका प्रेसिडेंट था और अभी भी हूँ उसका। तो हम भी फ्रंट लाइन पे थे। तो उस वक्त से जो है वो जाहिर है बच्चे फिर घबराते हैं जब वो लाइव चल रहा था वहां पे, एक एयरपोर्ट के ऊपर एक
जब बाकायदा रेंजर्स ने रोका और फिर उस पे फोर्सफुली फिर वहां पे जो है फायरिंग भी हुई, फिर हमारे 2 लोग भी शहीद हुए, बड़े हाईली स्किल्ड किस्म के हमारे लोग थे, पढ़े लिखे, एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर 777 का सीनियर इंजीनियर, एक आईटी मैनेजर, तो वो 2 शहीद हुए थे। तो उसके बाद से फिर जाहिर है फैमिली घबराती तो है, लेकिन मैं उनको कहता हूं कि ठीक है, ये एक जिहाद है, करना है, तो ये है कि इस तरीके से ये एक चीज चल रही है। तो बहरहाल कहते तो हैं कि जी अपना, बल्कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप इतना बोल्डली बोल लेते हो, किसी वक्त भी नामालूम आ सकते हैं, आपके पीछे कोई डाला आ सकता है। तो मैंने कहा भाई आ जाए, क्या है, वो भी हमारे अपने बच्चों की तरह है, ठीक है, अपना उनको समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो मतलब आप रुकावट आई कि घर वालों ने मना किया था? घर वालों ने मना इस सूरत में नहीं, घबरा बाकी तो जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह पठान फैमिली है, हम भी आफरीदी हूं मैं, तो ये है कि अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कोई खुदा ना खास्ता कोई सामने खड़े हो गए कि बस जाना ही नहीं है, लेकिन ये कि बस एहतियात या ये वो या रिश्तेदार वगैरह और दोस्त वगैरह कहते हैं कि थोड़ा सा एहतियात आजकल। लेकिन मैंने कहा देखें, ये तो पाकिस्तान की लड़ाई है, पाकिस्तान के लिए ठीक है, हो सकता है कि उनको हमारी बात समझ में आ जाए या फिर वो हमें अपनी बात समझा दें कि भाई हम क्या चाहते हैं, हमने क्या, या पीटीआई ने, इमरान खान ने क्या गलती की है। अगर तो इमरान खान ने कोई गलती की और आप हमें कन्विंस कर सकते हैं तो आप हमें कर दें, अदरवाइज आप हमारी बात फिर सुन लें, हम आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो सो फार जो चीजें नजर आ रही हैं वो ये है कि हम लोगों को ये कन्विंस नहीं कर सकते, क्योंकि जिस जगह पे आप जब फोर्सफुली जबरदस्ती कानून आइन इस चीज से हट के जब आप कोई चीजें या कोई हरकतें करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपके पास जो है आप वो नहीं है, दलील नहीं है, आप गालियों पे, यानी एक तरीके से फोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर कानून के। तो बगैर कानून के, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम अपनी जगह पे सही है, तो बजे ठीक है, जब हम अपनी जगह पे सही है तो हम भी हर चीज के लिए तैयार हैं। अदरवाइज अगर आप डायलॉग करना चाहते हैं, आए बैठे बात कर लेते हैं, हम आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि हमारा क्या विजन है, हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप हमें बता दीजिए, लेकिन आपकी चाहत तो हमें नजर आ रही है डालों की सूरत में। अच्छा, आपने पहले 80s 90s की पॉलिटिक्स भी देखी होगी, तो कुछ चेंज आया है या पहले भी ऐसी पॉलिटिक्स थी पाकिस्तान में, अब भी वैसी है? अच्छा जी, आपने अच्छा सवाल किया है। आपने जब ये सवाल किया तो पहली बात तो ये है कि मुझे अपनी उस पुरानी पॉलिटिक्स के ऊपर शर्म आती है। इतनी गंदी सियासत, देखें बात ये थी कि 2 पार्टियां जो है वो बारियां लेती थी और बारियां दिलवाते थे वो लोग जो चाहते थे कि बस ये अब हमारे हाथों में रहें। उन्होंने उनको बेसाखियों पे रखा हुआ था और हमें पता नहीं था। बेसिकली ये जो इस वक्त एक चेंज की सूरत आई और इमरान खान नया पाकिस्तान की बात करता है, ये है वो नया पाकिस्तान। देखें, लोग कहते थे ना, क्या है, कहां है तुम्हारा नया पाकिस्तान, जब वो हुकूमत में आए तो वो नया पाकिस्तान को ये मतलब तो नहीं था कि हम कोई पाकिस्तान में इमारतों के रंग चेंज कर देंगे या दरख्त जो है वो उल्टे हो जाएंगे, जड़ें ऊपर हो जाएंगी और पत्ते नीचे हो जाएंगे, ऐसा नहीं था। नया पाकिस्तान ये कि देखें, अवेयरनेस देख लें, वो अवेयरनेस आपने 8 फरवरी को देख ली, ठीक है। यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, उनको भी इस चीज का इल्म हो गया है अब, जो कि पहले नहीं होता था। हाँ बिल्कुल, और आप देखें ना, आप सबसे पहली बात तो ये है कि अब आप मिसाल के तौर पे आप मुझसे तकरीबन कोई 30-35 साल छोटे होंगे, ठीक है, हो सकता है इससे ज्यादा हो सकता है इससे कम हो, लेकिन बहरहाल चले मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, ठीक है। अगर मैं ये ना कहूं कि आप मुझसे बड़े हैं तो ये ज्यादती होगी। आप मुझसे बड़े हैं, 30-35 साल आप मुझसे उम्र में छोटे हैं ना, आप मुझसे बड़े हैं इसलिए कि आप मुझसे ज्यादा आगे की दुनिया की पैदाइश हैं, आप मुझसे ज्यादा आगे की दुनिया, जदीद दुनिया, तरक्की याफ्ता दुनिया की पैदाइश है। अगर मैं आपके विजन को, आपकी सोच को ये कह के मुस्तरद कर दूं कि नहीं जी आप तो बच्चे हैं, छोड़े यार, ये यूथ है और ये यूथ को जो है वो अपना शरपसंद बना दिया इमरान खान ने, तो ये ज्यादती है। आप यूथ को जो है किसी सूरत से आप मुस्तरद नहीं कर सकते, और अगर आप मुस्तरद करते तो फिर 18 साल की उम्र को पहुंचते आप उनका शनाख्ती कार्ड बना के कैसे उनको वोट का हक दे देते हैं? आप वोट का हक तो दे रहे हैं ना। तो बात यह है कि खुद ही अपनी ही बात, तो ये इंतहाई बेवकूफी और एक इंतहाई अलमिया है हमारा कि हम जो है अपनी यूथ को जो है, जो हमारा मुस्तकबिल है, हम उसको कह रहे हैं कि ये मोटिवेट कर रहे हैं हम, वो तो फिर उनका जहन ही ऐसे ही कहेगा कि नहीं मैं नहीं कर रहा इस चीज में, मैं नहीं करूंगा, वो खुद ही करेंगे। ज्यादती कर रहे हैं मुल्क के साथ, मुल्क के फ्यूचर के साथ ज्यादती करें। मुल्क का फ्यूचर कौन है? मैं तो अब नहीं हूं, मैं तो अपनी उम्र गुजार, आप हैं, और आप तकरीबन इस मुल्क का 66 से ज्यादा % आप हैं, मोर देन 66% आप हैं, और मोर देन 66% के अंदर आप मोर देन 90% पीटीआई का जो है वो चाहने वाला है, इमरान खान के विजन को समझने वाला है। आप कैसे इनको मुस्तरद कर सकते हैं? ये यंग वोटर्स हैं। अच्छा, तो आप एजुकेशन कहाँ से हासिल किया आपने? कराची से? और कैसे स्टूडेंट रहे हैं आप? एक होता है फिर अच्छा बच्चा पढ़ाई पे गौर, या फिर एक होता है पढ़ाई भी खेल कूद भी,
और एक होते सिर्फ खेल। आपने पहले तो मैं स्टूडेंट का आपको बता दूं, मैं कोई इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था जी। मैं बस एवरेज सा था, बल्कि एवरेज से भी शायद थोड़ा बिलो था, लेकिन फिर भी मैंने मास्टर्स कर लिया था कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा, यही कराची में ही तालीम? हाँ, कराची में रहे। हमारे वालिद जो है वो हमारी असल बेसिकली हमारा बैकग्राउंड, फिर कभी अगर कोई प्रोग्राम हुआ उसमें बात करेंगे। आफरीदी, अजब खान आफरीदी से हमारा एक ताल्लुक है। अजब खान आफरीदी ने 1923 में, इस पर मैंने एक सीरियल भी लिखा है अभी। ISPR ने अप्रूव भी किया था इमरान खान के दौर में, जब इमरान खान ने ये कहा था कि अगर अर्तुगरुल टर्किश ड्रामे हम यहाँ दिखा सकते हैं, उनके हिस्टोरिकल सीरियल जो इतने हिट हो रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे क्या यहाँ इस खित्ते में हमारे क्या अपने हीरोज की कमी है। तो मैंने फिर अजब खान पे एक सीरियल लिखा, अजब खान आफरीदी पे, जिसने 1923 में फ्रंटियर में जंग लड़ी थी ब्रिटिश अंपायर के खिलाफ। तो उस पे जो है वो, तो हमारा चूंकि ताल्लुक उससे था, उस पे फिर हमारी वहां दुश्मनियां भी बनी। फिर अंग्रेज ने जो है वो बड़ा हमारे खिलाफ मलकानों को जो वहां होते हैं, हर जगह ज़ाहिर है अंग्रेज अपना एक रखता है। हमारा तो ट्राइबल एरिया था, लेकिन ट्राइबल एरिया में उनके अपने वफादार तो थे। तो उसकी वजह से फिर हमारे वालिद बहुत छोटी सी उम्र में, हमारी दादी ने, दादा तो हमारे शहीद कर दिए गए थे, लेकिन दादी ने फिर हमारे वालिद को, मेरे वालिद को यहाँ सिंध भेज दिया था, यहाँ आ गए थे वो। और फिर यहाँ पे 1946 में आए थे, 47 में फिर कराची आ गए। फिर यहीं आना जाना था, लेकिन फिर मेरी पैदाइश, फिर मेरे बाद मेरे बहन भाई जो थे उनकी पैदाइश सबकी कराची। तो मैंने कराची ही में तालीम हासिल की, कराची ही में मैंने स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने कराची ही पढ़ा। लेकिन ताल्लुक बहरहाल वहां से भी है, लेकिन है हम कराची वाले। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप जो आपके हमसाया स्टूडेंट थे, जो आपके क्लास में थे, और आप देखते होंगे वो कैसे उस वक्त कैसा था स्टूडेंट और आज कैसा स्टूडेंट है, क्योंकि एजुकेशन में भी कुछ बदलाव आए हैं, अभी भी आए। अभी ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ये मुल्क कर रहा है, या फिर पहले ज़्यादा लोग फोकस करते थे पढ़ाई पे? नहीं, असल में स्टूडेंट्स जो है वो उस वक्त भी मतलब देखें, एक इस चीज को मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि हर दौर के अपने अपने तकाजे होते हैं और अपने अपने तरीकेकार होते हैं। हमारे दौर में तो टेलीफोन भी नहीं होता था, यानी PTCL जो ये टेलीफोन है ये तो होता ही नहीं था। ये तो, और अगर कोई अप्लाई भी करता था तो मेरा बचपना और मेरे लड़कपन में मुझे याद पड़ता है कि 10-10 साल के बाद जब अप्लाई किया होता तो कहीं जाके एक टेलीफोन घर में लगता था। तो टेलीफोन, हमारे दौर में टेलीफोन वगैरह नहीं थे। और फिर हमारे दौर में जो है वो ये था कि रख रखाव था और अखलाकियात वगैरह, और ये बहुत सारी चीजें जो है, ज़ाहिर देखें जमाना एंड की तरफ जा रहा है। अब इसमें आप मजहबी तौर पे भी आप वो कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है इस दुनिया में दो कुव्वतें हैं, और एक रहमानी कुव्वत है और एक जो है शैतानी कुव्वत है। और शैतानी कुव्वत ने जोर पकड़ना है, फिर उसके बाद जो है उसको जवाल आना है, और फिर उसके बाद रहमानी कुव्वत ने आना है। तो रहमानी कुव्वत जो है वो हमारे अंदर से, यानी रहमान तो अपनी जगह पे मौजूद है, ये नहीं है कि रहमानी कुव्वत अगर कमजोर हो रही है तो अल्लाह तो अपनी जगह पे। हमारे अंदर जो रूहानियात है, या हमारे अंदर जो एक अच्छाई का वो है, वो कम होता जा रहा है, शैतानियत बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ये है कि बहरहाल ये एक लिखी हुई चीज है, ये होनी है। तो उस जमाने के तौर तरीके और थे, रख रखाव और था। उस जमाने में जो है वो हम अपने बड़ों का बहुत ज्यादा अदब करते थे। और अभी जो है ऐसा है कि मतलब अगर एक मिसाल के तौर पे आज मैं मस्जिद तो आपके सामने जो है वो एक बच्चा अगर कोई आ रहा होगा तो वो आपके लिए रुकेगा नहीं कि एक बड़ा आ रहा है, बड़ी उम्र का बंदा आ रहा है, तो वो आपके वो गुजर जाएगा, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ जाएगा, लेकिन वो आपके सामने गुजर जाएगा। लेकिन उसकी एक चीज और है, आजकल के जमाने के जो लोग हैं, बच्चे और आजकल के बहुत से यानी नौजवान जो कि हर वक्त मोबाइल पे या इस पे लगे हुए होते, वो एक ट्रांस में है। वो एक अजीब किस्म की ट्रांस में है। अगर उनको आप चौंका दें वो चौंक भी जाते हैं बाज़ औक़ात, वो किसी और उसमें हो गए हैं। इसलिए एक अलग दुनिया बनाई हुई है, एक अलग दुनिया है उनकी, अपनी एक सोच की है। तो मिसाल के तौर पे ये है कि अब आप अगर किसी को कहेंगे कि यार आप ये क्या कर रहे हैं, गलती है, अच्छा, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं ये गलती कर रहा हूं या ये वो सारा, वो चौंक जाएगा पहले। तो बात ये है कि ये जमाने की तरजीहात चेंज होती हैं, उसी हिसाब से ये अभी भी चेंज हो। तो आप एजुकेशन को कैसे देख रहे हैं, क्या बदलाव आया है या सिर्फ वैसे थे पहले? एजुकेशन अगर आप पाकिस्तान की एजुकेशन आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तो इस वक्त भी जो है वो 5 तरह की यानी तरीके वो है, यानी जो एजुकेशन के जो वो है 5 तरीके,
एक सबसे पहले आपका मदरसा है जी, उसके बाद आपका पीले स्कूल है, उसके बाद प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल के बाद आपका जो है वो मैट्रिक सिस्टम है, उसके बाद आपका कैमरेज सिस्टम है। 5 सिस्टम है, 5 सिस्टम में आप पढ़ रहे हैं। इमरान खान यही तो चाह रहा था ना कि सारे सिस्टम एक जगह लाए जाए, एक कंबाइन कर वो बेचारा वो एक कॉलेज, एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी अल कादिर ट्रस्ट, उसके ऊपर वो उसका केस देखें बना है जिसमें उसने एक पैसा खुद भी नहीं लिया। ये तो हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ बात ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो है इन्होंने क्यों बर्बाद किया, वो इसलिए किया कि देखें ये बेसिकली हमारे यहाँ फ्यूडलिज्म है, और हमारे यहाँ जो है फ्यूडल्स जो होते हैं उनका जो मजारा होता है वो जितना नंगा भूखा होगा उतना ही उस फ्यूडल का और उसकी जो है वो हुकूमत उसके ऊपर वो तरीके से करेगा उनको, लेकिन जितना वो उसको अवेयरनेस मिलेगी उसकी अपनी जो है कुर्सी हिलती हुई नजर आएगी। अब आप ये देखिए कि आपका इस दफा का जो अभी मौजूदा बजट चंद दिन पहले जिसका आज ही शायद अप्रूवल हुई है या क्या हुआ है, उसमें आपका एजुकेशन का बजट कम कर दिया उन्होंने, लेकिन दिफाई बजट जो है वो 2120 या 2122 अरब पे पहुंचा दिया। तो मतलब ये है कि ये ज्यादती है हमारे मुल्क के अंदर। हमारे मुल्क में तो एजुकेशन का लेवल जो है वो बहुत लो है, लेकिन अवेयरनेस की जहां तक बात है जी, अवेयरनेस की जहां तक बात है तो इस नेट ने, मोबाइल ने और आपका सोशल मीडिया ने सारी दुनिया को एक कर दिया है। आपको विद इन सेकंड्स जो है वो आपको वहां की खबर भी मिलती है और आपको ऐसी ऐसी मालूमात भी मिल रही है नेट के ऊपर जो कि इससे पहले आप मोटी मोटी किताबों में ढूंढा करते थे। वो आप नेट पे जरा सा सर्च करें, आप सर्च करें, आपको मालूमात मिल जाती है, सारी वो आ जाती है। तो ये है जो और अमेरिका के पास सेकंड मोस्ट फ्रीलांसर प्रोड्यूस कर रहा है पाकिस्तान। जो वेबसाइट्स हैं उन पे फ्रीलांसर अमेरिका के बाद पाकिस्तान सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। इतना वो पाकिस्तानी नौजवान काम कर रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा, तो आपकी हॉबीज क्या हैं? हॉबीज मैं बेसिकली जो है वो बचपन से स्पोर्ट्स में रहा हूँ माशाल्लाह, और क्रिकेट खेली बहुत ज्यादा, और मैं बड़ा अच्छा बॉलर हुआ करता था अपने जमाने में। इमरान खान से थोड़ा बाद का जमाना था। इमरान खान का उरूज जो है वो मतलब 92 में तो खैर मैंने तकरीबन कोई जो है वो 80s में तकरीबन शुरू कर दी थी क्रिकेट। अच्छा, क्लब लेवल तक खेली आपने? और मैंने कॉलेज लेवल पे खेली, लेकिन मेरे चूंकि उस जमाने में ये था कि आपको शायद इस चीज का पता हो या ना पता हो, जब हमारा लड़कपन था हम लोग आप लोगों की उम्र में होते थे, तो उस जमाने में ये था कि वो ये कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब जी। अब जो है वो आपका खेलने वाले जो है वो ज्यादा अयाशी में जो पढ़े लिखे हैं वो बेचारे सड़कों पे जो है डिग्रियां लिए घूमते थे, ठीक है। तो मेरे वालिद के जहन में असल में वो नवाबी वाला वो था जहन में, तो वो डंडा लेके मेरे पीछे होते थे, तो क्रिकेट में मुझे सपोर्ट नहीं मिली। तो फिर ये है कि बस मैं एक लेवल तक क्रिकेट खेली उसके बाद, लेकिन स्पोर्ट्स का मेरा शौक था, एक्सरसाइज का मेरा शौक था। फिर मैंने टाइस कराटे सेंटर ज्वाइन किया, टाइस कराटे सेंटर में फिर मैं कराटे में भी काफी आगे तक गया, और ताई साहब हमारे उस्ताद हुआ करते थे, और शोबीज में आ गया और बस फुटबॉल खेली। तो आपकी रूटीन भी बहुत अच्छी रही होगी। अभी कैसी रूटीन है आपकी? अभी रूटीन ये है कि एक तो जाहिर है 4 साल हो गए PIA से रिटायरमेंट हुई है, वरना उस वक्त तो हर वक्त फ्लाइटों पे सारी दुनिया कभी कहीं जा रहे हैं, कभी अपना हमारे लिए सक्खर जाना और न्यूयॉर्क जाना एक बराबर होता था। ऐसा भी होता था हम सुबह सुबह जो है वो फ्लाइट पे जाते थे, तो वो ब्रीफिंग ऑफिसर हमें कहता था कि यार वो ऐसा है कि सक्खर की फ्लाइट पे क्रू शॉट हो गया, एक सिक रिपोर्ट आ गई है, वो क्रू जो है कम है, तो अगर आप इधर निकल जाओ, तो हम कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो अमेरिका जाते जाते हम सूटकेस वहीं एयरपोर्ट पे छोड़ देते, हम सक्खर की फ्लाइट करने चले जाते थे, तो मतलब हमारे लिए एक बराबर होता था। चलिए ब्रेक का वक्त हो रहा है प्रोड्यूसर साहब, हमें ब्रेक का कह रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है नसरुल्लाह खान आफरीदी, आपका शोबे से भी ताल्लुक है, पॉलिटिक्स से भी, उनके हम डेली लाइफ रूटीन के हवाले से बात कर रहे थे। अभी मजीद बात आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बहुत ही मज़ेदार बात चल रही थी हमारी नसरुल्लाह खान आफरीदी साहब के साथ, जो इनका ताल्लुक शोबिस से भी रहा है, पॉलिटिक्स से भी, उनकी डेली लाइफ रूटीन के हवाले से अभी हम बात ही कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। जी सर, तो अभी रूटीन कैसी है आपकी? और जैसे अभी हम कराची की यंग जनरेशन की रूटीन देखते हैं कि सारी रात जागना, होटलिंग करना, उसके बाद फिर सुबह में सोना, फिर रात कुछ, फिर दिन में शाम को उठना,
ऐसी रूटीन ज्यादातर मेजोरिटी हो गई है, तो आपकी कैसी है रूटीन? अच्छा, इस चीज को बुरा तो मैं इसलिए नहीं कह सकूंगा, हालांकि ये बुरा है कि मेरे से खुद भी ऐसा ही होता है कि रात देर तक मैं बाज़ औक़ात जाग लेता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ जल्दी सोने की। जब मैं खैबर में था, पेशावर में था, तो तकरीबन रात 10 बजे तक सो जाता था। अब यह है कि 1 बजे तक, लेकिन यह है कि मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की पाबंदी हमेशा से है, तो फजर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही आँख खुल जाती है, फजर की नमाज पढ़ के दोबारा सो जाता हूँ, उसके बाद फिर उठता हूँ। फिर ये अपना थोड़ा सा लिखत पढ़त का जो है वो है शौक है। फिर ये कि एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है वो पीटीआई के हवाले से जो है वो कुछ चीजें लिख के फिर वो उसको जाहिर है सोशल मीडिया पे डालना, ये वो सारी चीजें ये करता हूँ। और फिर ये इस तरीके से अगर कोई कहीं आना जाना ना हो तो कोई ज़रूरी काम ना हो तो शाम को फिर जॉगिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए मैं लाजमी जाता हूँ, एक्सरसाइज वगैरह अभी भी करता हूँ, क्योंकि आप जो है मैं ये समझता हूँ और ये जाहिर है हकीकत है कि मौत और जिंदगी जो है वो तो अल्लाह ने आपकी लिख दी है कि इस यहाँ आपने पैदा होना है, यहाँ इस जगह पे ये कंफर्म है। इसके जो अंदर दरमियान की जो जिंदगी है ना वो आपकी ऑप्शनल है जी, वो आप कैसी गुजारना चाहते हैं वो अल्लाह ने आपको, आपका हाँ अल्लाह को पता है कि ये जिंदगी कैसी गुजारेगा, ये उसको पता है, लेकिन ये है कि वो आपकी ऑप्शनल है। वहां पर अल्लाह ने आपको यानी बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर कि आपने जो है वो किसी मिसाल के तौर पे बॉसे कि जी वो जुर्म किया, कोई कत्ल हो गया खुदा ना खान, हाँ जी तो नसीब में था ना, बस अल्लाह ने लिख दिया था, मैंने कहा नहीं वो आपने ये कत्ल आपने अपनी मर्जी से किया है, अल्लाह को पता था कि ये कत्ल करेगा, लेकिन ये है कि तो ये दरमियान की जिंदगी जो है, तो आप अच्छा है कि मोहताजी ना हो आखिरी वक्त में, आप तो कम अज कम, मेरा तो लोगों को भी ये मशवरा है कि आप कम अज कम और नहीं तो वॉक जरूर किया करें, वॉक करें, एक्सरसाइज अगर फुल टाइम नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये कैसी रूटीन होनी चाहिए? जो मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी यंग जनरेशन की रूटीन ख़राब है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी ख़त्म हो गई हैं, ग्राउंड्स ख़त्म हो गए हैं, खासकर शहर कायद में, तो और मोबाइल गेम्स बढ़ गए, वीडियो गेम्स वगैरह बढ़ गए, तो कैसी रूटीन होनी चाहिए? अच्छा, रूटीन देखें ऐसी होनी चाहिए कि देखें, कहने को तो सब ये कहते हैं कि जी मोबाइल से दूर रहें, मोबाइल पे बहुत ज्यादा बच्चों से दूर रखें, बिल्कुल रखें आप, ये होना चाहिए। नौजवानों के लिए मेरा मशवरा ये है कि आप नहीं रह सकते मोबाइल के बगैर जी। मुझे मालूम है मोबाइल जरूरत है, आपकी नीड है, जब आप उसको ऑन करते हैं, चलाना शुरू करते हैं, फिर आप उसमें फंसते चले जाते हैं। आप एक टाइम रख लें कि बस इस टाइम से इस टाइम तो मैंने नेट बंद रखना ही रखना है। आप चंद घंटे आप अपने एक टाइम टेबल बना लें और आप ये सोच लें कि मैंने इस टाइम से इस टाइम तक अपना मोबाइल नेट यूज करना है, बाकी मैंने अपनी अदर एक्टिविटीज ये वाली रखनी है, स्पोर्ट्स की हैं, लिखत पढ़त की हैं, अपने हाँ ना लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारना है, ये गुजारना है, तो ये है। अदरवाइज इस चीज से वैसे बजाहिर जो है, मैं तो हकीकत कह रहा हूँ, शायद ये बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अपना एक माइंड बना लें इस तरह का कि मैंने इस टाइम से इस टाइम तक मैंने मोबाइल से और नेट से दूर रहना है, और मैंने इतना टाइम जो है 24 आवर में मैंने मोबाइल को, नेट को मैंने इतना टाइम देना है। ये आपका है। जैसे वो पहले होता था ना, एक टीवी होता था घर पे, तो वो जब सब उसके सामने बैठते हैं, अब जैसे कोई घर का बड़ा वो टीवी बंद कर देगा रात के वक्त जिस टाइम, तो सब सो जाएंगे। अब तो सबके पास अपना टीवी है, बैठे हुए अपना टीवी चला रहे हैं, ऐसा ही है। अच्छा, टीवी से याद आया, तो आपका ताल्लुक शोबिस से भी रहा है? जी बिल्कुल। कैसे एक्सीडेंटली आप आए हैं, आपने बताया, तो कैसे आना हुआ शोबिस में? अच्छा, असल में हुआ ये कि मैं कोई एक्टर इतना नहीं था, साफ बात है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये है कि अल्लाह ने बस एक उसमें शोबिस में भी एक मुकाम दिया है, लेकिन ये कि अगर हकीकतन देखा जाए तो पाकिस्तान टेलीविजन पे हमारे असल में एक दोस्त के जरिए मैं आया पाकिस्तान टेलीविजन पे, और वो हुआ ये कि किसी दोस्त ने कहा कि यार मेरे कजन तो पाकिस्तान टेलीविजन पे रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं, तो हमें भी शौक, अरे यार मुझे भी शौक है भाई, वो तो नए थे हम नौजवान, तो 87 की बात है ये, तो उन्होंने कहा, मैंने कह रहे वो तो खैर उनके जरिए हम टीवी चले गए, इत्तेफाक से टीवी ले गए, तो वहां पे एक प्रोड्यूसर थे हमारे, हमीद आले पोटो, उस वक्त असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे। उन्होंने कहा जी वो हारून रिन साहब को जो है एक प्ले में अंग्रेज चाहिए। अच्छा, मैं बिल्कुल उस वक्त अंग्रेज ही था, मतलब ये कि गोल्डन बाल थे, और ये अब तो खैर अपना उम्र का तकाजा है, तो ये है कि वो मुझे फौरन हारून रिंद के पास ले गए। हारून रिंद उस जमाने में एक सीरियल बना रहे थे, उसका नाम था छोटी सी दुनिया,
तो वो सिंध के जो जी वो मैंने देखा भी है जी। हाँ वो बड़ा अच्छा, जानू जर्मन उसमें बड़ा मशहूर हुआ, हमारे आफ्ताब आलम। तो उसके टाइटल में एक अंग्रेज उनको चाहिए था, तो अपना जब हारून रिंद साहब से अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अब उनकी डेथ हो चुकी है, बड़े अच्छे उन्होंने दीवारें सीरियल बनाया था और जंगल सीरियल बनाया था, बड़े बड़े उनके क्रेडिट में हैं। तो उन्होंने जब मुझे देखा, जब मुझे हमीद आले पोटो उनके कमरे में ले गए, उनका सर मैं आपके लिए अंग्रेज लेकर आया हूँ, उन्होंने और सर आपने तो हमारा मसला ही हल कर दिया ना बाबा। तो मैंने कहा अच्छा, मैं नया नया, मैं तो एक एक को देख रहा था कि ये अरे ये एक्टर, ये फलाना एक्टर। अब तो ये क्या, आप जाहिर है आपके पास मोबाइल है, हर चीज, उस जमाने में बड़ा बंदा एक्साइटेड होता था कि यार ये अरे ये एक्टर को मैं देख रहा हूँ, ये वो सारा। तो खैर वो उन्होंने फिर मुझे कास्ट कर लिया उसमें, और हम फिर आउटडोर शूटिंग पे गए, थाना बोला खान में हमारी रिकॉर्डिंग हुई। तो इस तरीके से मैं अचानक जो है वो शोबिज़ में आया। उसके बाद जब मुझे, वो तो साइलेंट कैरेक्टर था, फिर छोटे छोटे कैरेक्टर हमने किए, क्योंकि एक पीटीवी होता था, कंपटीशन बहुत ज्यादा था, एक्टर बहुत होते थे, तो हम छोटे मोटे कैरेक्टर, कभी फिलर, कभी कहीं, कभी छोटा एक जुमला मिल गया, ये वो, तो वो हल्के हल्के बस सीखते चले गए, सीखते। प्रोड्यूसर डायरेक्टर बड़े बड़े ज़ाहिर बड़े बड़े नाम थे, काजिम पाशा, अपना हैदर इमाम रिजवी, कासिम जलाली, मोहसिन अली मरहूम, बख्तियार अहमद, ये सारे बड़े बड़े डायरेक्टर होते थे, वो नाम थे उनके। तो वो उन लोगों के साथ काम कर करके फिर ये हुआ कि हम भी एक्टर बन गए जी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद, तो उसके बाद आपने ऑफ स्क्रीन भी काम किया एज एन डायरेक्टर, राइटर? जी बिल्कुल। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक उस जमाने में एक प्राइवेट प्रोडक्शन में सरमद सहबाई ने एक ड्रामा बनाने का एक वो किया था, और उस जमाने में फनकार गली के नाम से उन्होंने एक प्ले बनाया 4 किस्तों में, और उसमें सुल्तान खान मरहूम भी एक एक्टर थे हमारे, जिनका बाद में डेथ हो गई थी एक हादसे में। तो हुआ ये कि वो उसके प्रोड्यूसर थे, तो मैं उसमें इनके साथ एज असिस्टेंट और प्रोडक्शन मैनेजर मैंने काम किया। उसके बाद फिर काजिम पाशा हमारे पीटीवी के बड़े मायनाज डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एनटीएम के लिए एक सीरियल बनाया कशकोल के नाम से। तो कशकोल में फिर मैंने उनको असिस्ट किया एज ए फ्रीलांस, हालांकि मैं पीआईए में भी था, लेकिन ये कि मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर उनको, फिर उसके बाद मैंने हैदर इमाम रिजवी के साथ एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, सरमद सहबाई के साथ तो कर ही चुका था। करते करते मैं एक प्रोसेस के तहत फिर मैंने अपना, फिर उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात कुछ सीन वगैरह लिखने होते थे, कुछ सीन हमने खुद तो एक अच्छा, फिर चूंकि उर्दू मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था और मैं अफसाने बचपन से पढ़ता आया था, मैंने नसीम इजाजी को बहुत पढ़ा था, फिर मैं जासूसी दुनिया, अपने इब्न सफ़ी वगैरह ये भी मैंने बहुत पढ़ा, और उस जमाने में किताबें हो तो मैं लाइब्रेरी से किताबें, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन अफसाने वगैरह और फिक्शन वगैरह और ये चीजें, जिसमें खुद का इंटरेस्ट है, हाँ, उर्दू मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था। तो मैं बचपन से स्कूल के जमाने में मजमून वगैरह, और उर्दू में मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट मैं ही होता था, बाकी ऐसी था जैसे आपने पूछा ना, मैं एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन उर्दू में मैं अच्छा था। तो उसकी बुनियाद पे फिर मैंने, चूंकि नसीम हिजाजी का भी जो, मैंने नसीम हिजाजी को पूरा पढ़ा है मैंने, तकरीबन उनके ऑलमोस्ट सारे जो उन्होंने लिखे हैं हिस्टोरिकल वो, लेकिन उन्होंने ड्रामे के सूरत में लिखे हैं। नसीम हिजाजी का जो स्टाइल है लिखने का वो ये है कि वो, जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने टीपू सुल्तान पे लिखा, अब टीपू सुल्तान में वो ऐसा करते थे कि वो एक ऐसा कैरेक्टर बनाते थे, उसमें अपना उनका जनरेट किया हुआ होता था कि जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी आंखों से वो सब वो बताते थे कि भाई टीपू सुल्तान ने ये किया, टीपू सुल्तान ने ये कहा, या ये इस तरीके से वो उन्होंने, तो एक ड्रामे के सूरत में वो डायलॉग वगैरह ये वो, तो वो तरीकेकार। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ इन्हीं प्लेज में मैंने कुछ सीन वगैरह लिख दिए कि ये जरा यहाँ पे, क्योंकि होता ये है ना कि बाज राइटर जो होते हैं, लिंक सीन बनाना, एक सीन के बाद दूसरा सीन, उसके दरमियान में जो लिंकिंग होती है ना, वो बहुत जरूरी है, कट नहीं करते एकदम, यानी आप वो बुगदा कहते हैं, क्या कहते हैं, वो नहीं चलता उसमें, आपको लिंक्स। तो उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि डायरेक्टर समझता है कि यहाँ पे ये लिंक सीन होना चाहिए, तो वो मैं भी कुछ लिख लेता था, तो उस पर मुझे अप्रिसिएशन मिलती थी, तो हल्के हल्के फिर मैंने फिर कुछ अपने लिखे। फिर मैंने एक प्ले लिखा अब्दुल्ला के नाम से, तसव्वुफ पे। मेरा बेसिकली रुझान जो है वो रूहानियात की तरफ भी था, तो मैंने फिर एक अब्दुल्ला के नाम से एक लॉन्ग प्ले लिखा, और उसको फिर 96 में, और मैंने डायरेक्ट भी फिर मैंने ही किया। उसमें मजहर अली ने मेन कैरेक्टर किया था, हमारे बड़े अच्छे एक्टर हैं, ज़हीन ताहिरा थी उसमें, उन्होंने मेन कैरेक्टर किया उसमें, और सुबहानी बायूनुस थे, और बहुत सारे कुछ नए एक्टर, कुछ पुराने एक्टर थे, तो सुबहानी बायूनुस मरहूम भी थे उसमें। तो इस तरीके से हमने वो जब बनाया वो प्ले, तो वो ARY पे उनको बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा, क्योंकि उनका भी थोड़ा सा रुझान इसी तरह का था,
तो उन्होंने रऊफ साहब जो है उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा आपने वो किया है, ये लिखा है। उन्होंने फौरी तौर पे उन्होंने हमसे, हालांकि हमने प्राइवेटली बनाया था, उन्होंने हमसे कहा कितने में बनाए, कैसे बनाए। फिर उन्होंने हमें कुछ मुनाफे के साथ वो प्ले हमसे लिया और उन्होंने उसको ऑन एयर किया और कई दफा ऑन एयर हुआ। उसके बाद फिर मैंने जियो के लिए कुछ इनका जियो का एक वो था, एक सेगमेंट था क्लासिक्स का। क्लासिक्स में वो ये दिखाते थे कि जैसे हमारे बड़े बड़े राइटर्स गुजरे हैं, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी है, इंतजार हुसैन, या हमारी अस्मत चुगताई, और ये सारे ना, इनके जो शॉर्ट अफसाने थे उनको ड्रामाटाइज करके तो वो स्क्रीन प्ले बना के उसका तो फिर उसको डायरेक्ट करवाते थे। तो फिर मैंने अस्मत चुगताई का एक था प्ले, अफसाना था जहर के नाम से, उसको मैंने स्क्रीन प्ले लिखा। फिर मैंने रहमान के जूते, मेरे ख्याल में कृष्ण चंद्र का मेरे जहन से निकल गया, या राजेंद्र सिंह बेदी का बड़ा मशहूर जमाना एक वो था, और एक कचरा बाबा के नाम से। तो वो मैंने फिर उसको उसका स्क्रीन प्ले लिखा, जो बड़ा पसंद किया। शकीला दिलजादा थे वहाँ पे सबरंग डाइजेस्ट वाले स्क्रिप्ट एडिटर थे, और हमारे डॉक्टर अनवर सज्जाद पीटीवी के अवार्ड याफ्ता जो है वो थे। तो उन्होंने कहा ये आपने बहुत अच्छा इसका स्क्रीन प्ले लिखा है। फिर वो उन्होंने, खैर वो तो किसी और से डायरेक्ट करवाया, लेकिन फिर मैंने 2-3 प्ले उनके थे तो वो फिर मैंने डायरेक्ट किए। तो इस तरीके से जो है वो आप अभी स्टिल कर रहे हैं? अभी मैंने एक अजब खान आफरीदी पे मैंने एक सीरियल लिखा है, जो कि बहुत ही यानी ऐसा सीरियल है कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि वो कोई ऐसा नहीं है कि बस कैमरा रखा और शूट हो गया, नहीं, वो पहाड़ों में घोड़े, उसमें पुराना, फिर वो जमाना 1923 का जमाना है। तो वो 1923 के जमाने में ये था कि तलवार जो थी और तीर कमान वो जा रहा था, और बारूद और बंदूक आ रही थी, तो दोनों का उसका कॉम्बिनेशन है उसमें। 18th सेंचुरी की बात। हाँ, तो वो बड़ा खूबसूरत, वो उन्होंने 1923 में अजब खान ने जो है वो फ्रंटियर में कोहाट के मजाफात में, फिर वादी तीरा, फिर पेशावर के एरियाज वगैरह। ये भी आपने लिखा है? ये मैंने लिखा है, ISPR से अप्रूव हुआ था ये इमरान खान के दौर में, और इमरान खान को फिर मैंने लिख दिया था, भेज दिया था उनके पोर्टल, एक सिटीजन पोर्टल पे, और उस पे फिर वहां से PTV से फिर मुझे कॉल आई थी कि ये आप ये जरा आइए बैठ के फिर इस पे बात करते हैं। वो इसी दौरान फिर इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई और वो सब पसे पुश चला गया। अच्छा, आपका पसंदीदा अदाकार? पसंदीदा अदाकार, देखें अदाकार हमारे यहाँ, हमारे इस खित्ते में बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे अच्छे अदाकार हैं और गुजरे भी हैं जी। मोइन अख्तर जी, उन जैसा शायद ही कोई पैदा हो सके। वो कहते हैं ना कि ये गैप बड़ी मुश्किल से पूरा होगा, मैं समझता हूँ वो गैप पूरा हो ही नहीं सकता, उन जैसा कोई नहीं आ सकता। ठीक है, तो वो थे। फिर अभी हमारे रिसेंटली तलत हुसैन साहब, बहुत बड़े अदाकार थे, इसमें कोई शक नहीं है। फिर रूही बानो थी। फिर हमारे पेशावर के कई अदाकार हैं, लेकिन अदाकार भी बताएंगे मुझे, क्या नाम बताया? रूही बानो मैंने बताया, खालदा रियासत थी, बहुत अच्छी अदाकारा थी। और मैं आपको अब सारे नाम जहन में नहीं आ रहे, लेकिन ये पेशावर के एक थे नजीबुल्लाह अंजुम, हैं अभी भी, लेकिन अब कम काम कर रहे हैं, अब होस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं कुछ खैबर टीवी के ऊपर। तो इस तरह तो अदाकार हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं। सलीम नासिर मरहूम थे। अच्छा, जो अभी के हैं मौजूदा नौजवान? मौजूदा नौजवान के भी, ड्रामा इंडस्ट्री के भी मौजूदा में बहुत हैं, लेकिन फौरी तौर पे तो जहन में कोई, फिरोज खान, फहद मुस्तफा, फवाद खान, ये है। फहद मुस्तफा भी अच्छा है, उसके मैंने, क्योंकि कमर्शियल्स भी बहुत कर रहा है, और कमर्शियल्स में देखें आपको 30 सेकंड्स के अंदर आपको पूरा सीरियल दिखाना पड़ता है, यानी एक्सप्रेशंस ये वो सारा। तो फहद मुस्तफा हैं, फिर वो हमारे फिरोज खान भी बहुत अच्छे एक्टर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम हो रहा है। अभी मुझसे किसी ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी आजकल उस जमाने में देखें, वो खुद भी उसी जमाने के थे जिन्होंने मुझसे सवाल किया, तो कहने लगे यार वो हमारे जमाने में देखें ऐसे काम होता था और अभी देखें ये वो सारा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, उस जमाने से पिछले जमाने में चले जाए तो फिर वो उस जमाने वाला काम उनको फिर वो पिछले वाले कहते थे, ऐसा नहीं है। आजकल काम बहुत अच्छा भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सारा काम कोई बुरा हो रहा है, बड़े जदीद तरीन इक्विपमेंट पे हो रहा है और बड़े अच्छे अच्छे नौजवान डायरेक्टर, नौजवान एक्टर्स, मेल फीमेल सारे। तो ये है कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। और जाहिर है अच्छा और बुरा काम हर जगह, पहले भी अच्छा भी होता था, बुरा भी होता था, आजकल भी हो रहा है, लेकिन आजकल बड़ा जदीद टेक्निक से हो रहा है और आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे दिखा सकते हैं। तो अच्छा काम हो रहा है। मैं तो बड़ा मुतमईन। साल 1.5 या 2 साल हुए होंगे, मूवी आई थी मौला जट, हाँ आपने देखी? मौला जट ने देखी नहीं, उसका टीजर देखा होगा, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उस पे। हमजा अली अब्बासी है मेन कास्ट में और फवाद खान है
और डायरेक्ट बाय बिलाल लाशारी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी एक वार फिल्म भी आई थी एक। हाँ नहीं अभी मैंने वैसे इत्तेफाक से मुझे नाम याद नहीं है। मौला जट तो मैंने नहीं देखी, नई वाली, पुरानी भी नहीं देखी थी, लेकिन ये है कि फिल्में मैंने 2-3 फिल्में देखी, बड़ी अच्छी बनाई है हमारे पाकिस्तानी। उन्होंने स्क्रिप्ट, उनका स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा, उनका जो है कैमरा वर्क भी, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी, और डायरेक्शन तो वैसे आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अचानक फिल्म इंडस्ट्री नहीं, आहिस्ता नहीं, मैं आपको बताऊं, देखें बात ये है कि हमारा जो है ना, आप एक्टिंग को ले लें, बिल्कुल स्टैंडर्ड पे है, बहुत अच्छी है, अप टू स्टैंड। अच्छा, आप डायरेक्शन ले लें, आप कैमरा वर्क ले लें, आप टेक्निकल साइड पे ले लें, ये सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल की हैं। कहां बात आ जाती है? सपोर्ट नहीं, सपोर्ट, प्रोड्यूसर्स नहीं है हमारे पास। हाँ, अगर ऐसी बात करते हैं तो आप इंडिया की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, उनकी इंडस्ट्री इसलिए इतनी आगे अब चली गई है कि उनको सपोर्ट है ना, लेकिन हमें अगर इस तरह, तो हम उनसे आगे चले जाएंगे। हमारे यहाँ हमारी बहुत सी चीजें तो वो नकल करते हैं, कॉपी करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ये है कि अगर हमें हमारी इस शोबीज को और इस काम को जो है वो हुकूमती सतह पे सपोर्ट, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है ना कि हमारे यहाँ जो है हर आदमी जो आता है वो भूखा नंगा होता है बेचारा ना, और भूखा नंगा ऐसा नहीं होता है, उसके घर में सब दौलत सब, लेकिन हिरस है जी। अच्छा, करंट पाकिस्तान में जो बेरोजगारी बढ़ी है और नौजवान अच्छी बड़ी डिग्रीज लेके, आईटी इंजीनियरिंग की और भी अच्छी डिग्रीज लेके बाहर जा रहे हैं, तो उनको जाना चाहिए बाहर या यहीं रह के कुछ करना चाहिए? आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने यहाँ पे 2 सवाल कर दिए। एक तो आपने ये कहा कि जी नौजवान जो है वो, जाहिर है आपका मतलब ये था कि उनका फ्यूचर क्या है यहाँ पर, और पाकिस्तान के अंदर नौजवानों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ये दूसरा ये कि क्या आपने फिर मुझसे अगला सवाल ये कर दिया कि उनको बाहर जाना चाहिए, तो पहले ये दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं कि उनको बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए। जब उनको अपने मुल्क में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो हर कोई कौन यहाँ कुर्बानियां देता रहेगा। बस ठीक है, कुछ कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन अगर एक को जाहिर उसको घर पालना है, उसको उसकी पूरी फैमिली, हमारे यहाँ तो ये होता है ना, एक आदमी कमाने वाला होता है, पीछे फैमिली होती है। हम तो जाहिर है हमारा फैमिली सिस्टम है और ये चीज है, लेकिन ये हमारे इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क का नौजवान जो है वो बाहर के मुल्कों में जाके जा रहा है। और आपको पता है, इस दफा इस साल जो है ये, जब से ये पीडीएम भानुमती का कुंभा कहता हूं मैं इसको, ये भानुमती का कुंभा जो 14 जमातों का, अब तो कुछ कम हो गई है क्योंकि कुछ लोगों को अकल आ गई है, और कुछ लोग शायद साजिश के तहत इनसे अलग हो गए कि उनको नजर आ रहा है कि अब इनका चल चलाओ है, क्योंकि इनका तो अब चल चलाओ हो चुका है इंशाल्लाह। तो ये है कि आपको इस साल का मैं बताऊं 114% आपका नौजवान जो है वो बैरून मुल्क, आपका जो यानी पढ़ा लिखा नौजवान, तजुर्बेकार नौजवान, वो मुल्क से बाहर चला जा रहा है आपका। इस साल आपका 114% मजीद बढ़ गए हैं ये लोग। तो बदकिस्मती हमारे इस मुल्क की कि हमारे हुक्मरानों ने और हमारे हुक्मरानों के साथ हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने हमें बर्बाद करके रखा, इस मुल्क को खाया। अल्लाह पाक हिदायत दे। चलें, आखिर वक्त की बहुत किल्लत है, आखिरी क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? मैसेज मैं अपने इस वक्त जो है हमारे मुल्क के अंदर डिस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और इस वक्त सब जो है वो ये सोच रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने लोगों को, अपनी आवाम को, अपने नौजवानों को, अपने बच्चों, सबको मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह इस मुल्क का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। बस आप दुआ करें, होप रखें, और जहाँ कहीं हो सके आप अपना जो यानी आपसे आप कुछ कर सकें तो थोड़ा सा आप स्ट्रगल भी जरूर करें, क्योंकि बगैर जो है स्ट्रगल के, वो कहते हैं ना कि पुरानी मिसाल है कि जो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलना चाहे उसकी हालत, लेकिन कौम जाग चुकी है और कौम अपनी हालत अब बदलना चाहती है। तो इसलिए अब आप भी उसमें अपना जो है वो इसमें हिस्सा डालें, और इंशाअल्लाह ताला हमारे इस मुल्क का, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क पाकिस्तान जो है ये आने वाले वक्तों में इस्लाम की रहनुमाई करेगा इंशाअल्लाह आमीन। बहुत ही मज़ा आया गुफ्तगू करने में। नसरुल्लाह खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे। आपका ताल्लुक़ सियासत से भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है आपका ताल्लुक़, और शोबे से भी रहा है। बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, अपना एक्सपीरियंस बताया, उन्होंने जो जर्नी गुजारी उस हवाले से बात की। मुझे और नसरुल्लाह खान साहब आफरीदी को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।